अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मेरा नाम मोहम्मद शराज अमीन है, एमएससी मैथमेटिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। और पिछले ही दिनों में मैंने पीपीएससी लेक्चर मैथमेटिक्स BS 70 का रिटन टेस्ट और इंटरव्यू भी क्वालिफाई किया है। तो यूट्यूब पे जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया कि एक चैनल मैंने स्टार्ट किया है जिसका नाम मैथ विद शराज है। और इस चैनल से कौन कौन से स्टूडेंट बेनिफिट ले सकते हैं, उनमें नाइन्थ टेंथ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जो ये सरफहरिस्त हैं। इसके बाद वो तमाम स्टूडेंट जो एंटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस चैनल से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और वो लोग जिनके मैथ में जिनको लगता है कि कंसेप्ट वीक रह गए हैं वो भी इस चैनल से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो आगाज़ करते हैं आज। टेंथ क्लास का हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए ये चैप्टर नंबर 1 है टेंथ क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इस चैप्टर को समझने से पहले, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को समझने से पहले ज़रूरी है कि हमें लीनियर इक्वेशन का पता हो। अभी ये क्यों मैं बता रहा हूँ, अभी जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन पे जाऊँगा तो वहाँ पे एक पॉइंट है जो अक्सर बच्चों का क्लियर नहीं होता। उस पॉइंट को क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें लीनियर इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो। तो मैं ज़रा आपको याद करवा दूँ, नाइन्थ क्लास में आपने चैप्टर नंबर 7 में लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था, लेकिन चलें मैं रिवाइज करवा देता हूँ। लीनियर इक्वेशन हमारे पास ऐसी इक्वेशंस होती हैं, एन इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो is known as linear equation where a b are real constant and a is not equal to zero। तो ये बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन है लीनियर इक्वेशन की और बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर हम डेफिनेशन को गौर से देखें तो डेफिनेशन में ये कहा जा रहा है कि एक ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में होती है, किस फॉर्म में होती है, ए एक्स एक कॉन्स्टेंट है जो एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे इस बात को गौर करें कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, यानी हाईएस्ट पावर जो होती है हमारे पास, हम उसको डिग्री भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे वेरिएबल की जो डिग्री है वो 1 है। बेसिकली लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन यही है कि जब हमारे पास वेरिएबल आएगा उसकी डिग्री 1 होगी। तो ऐसी इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशन से डिनोट करते हैं। और जो ए और बी यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, ए बी, देखिए ये जो हम मैथ में जब ए बी इस तरह से लिखते हैं और आगे कहते हैं रियल कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हमेशा ए और बी ही आएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ए और बी जहाँ पे आए हैं वहाँ पे कोई से भी दो रियल कांस्टेंट ऐड किए जा सकते हैं। और इसमें यहाँ पे एक बात गौरतलब ये है कि ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ए यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट है। लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है? लीडिंग कोफिशिएंट एक ऐसा कोफिशिएंट होता है जो हमारी इक्वेशन के अंदर सबसे बड़ी पावर, यानी जो सबसे बड़ी डिग्री वाला वेरिएबल है उसके साथ आ रहा है। जैसे कि इस इक्वेशन के अंदर तो बड़ी पावर तो खैर नहीं है, एक्स ही है। लेकिन एक्स इस वक्त, एक्स के साथ जो भी नंबर लगेगा, आमतौर पर वेरिएबल्स के साथ जो नंबर लगते हैं, कांस्टेंट जो हम अटैच करते हैं उनको हम कोफिशिएंट्स कहते हैं। लेकिन जब हमारे पास सबसे बड़ी पावर के साथ कोई कोफिशिएंट लगता है उसको हम लीडिंग कोफिशिएंट से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक और कंसेप्ट आपका क्लियर करता जाऊँ कि ए ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए मैथ के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो पढ़ना है मैथ को और एक सीखना है। जब तक आप मैथ को सीखेंगे नहीं तब तक ये आपको समझ नहीं आएगा। ये आपके लिए अच्छे नंबर भी आप अगर मैट्रिक में ले लेते हैं सब्जेक्ट में तो आपका आगे जाके इसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इंटरेस्ट तब बनेगा जब आपको इसकी समझ आएगी। तो देखिए ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये हर एक लॉजिक का, हर एक 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 लाइन का, एक एक लफ्ज़ का डेफिनेशन जो है उसका फैक्ट है। मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं, लेकिन आप मुख्तलिफ डेफिनेशंस को जब समराइज़ करेंगे तो आप यही बात ऑब्ज़र्व करेंगे, इन सब का मतलब एक ही निकलता है। बस हाँ, जो अंदाज़े बयाँ हैं वो हर ऑथर ने अपना-अपना अपनाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता जाऊँ कि ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो मैथ में जब हमें, अच्छा चलें हम ऐसा करते हैं कि मैंने आपसे कहा ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ ए ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल मेरे पास सॉल्व हुई हुई है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। इस एग्ज़ाम्पल को ज़रा गौर से देखें। ये रीज़न भी यहाँ पे लिखी हुई है कि आपका ए ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए। ए अगर हम ज़ीरो कर देते हैं, हमारे पास इक्वेशन ज़रा देखें, ए एक्स प्लस बी है इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। अगर मैंने ए ज़ीरो कर दिया तो ए की जगह पे ज़ीरो आ जाएगा और ज़ीरो जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा और बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। तो b इज़ इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या है कि b की वैल्यू ज़ीरो आ गई। तो ये तो हमारे पास जो इक्वेशन है ये तो बेसलेस हो जाएगी, ये तो इक्वेशन रही ना, ये तो एक वैल्यू बन गई। इक्वेशन की डेफिनेशन ये होती है कि उसके अंदर कोई ना कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होना ज़रूरी है।
अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को जब हम ज़ीरो के इक्वल करते हैं तो उसे हम इक्वियन कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, जब हमने ए को ज़ीरो किया तो हमें क्या मिला, हमारी इक्वियन इक्वियन ही रही। तो अगर इक्वियन ही नहीं रही तो वो लीनियर कैसे रहेगी? तो इसलिए लीडिंग कोफिशिएंट का ज़ीरो ना होना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं क्वाड इसकी लीनियर इक्वेशंस के रिलेटेड। 2x मैंने जैसा कि आपको पहले भी कहा कि इक्वेशंस मैंने आपसे बात की कि ax प्लस b की फॉर्म होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है हर बार a b ही आएगा, कोई रियल कांस्टेंट भी आ सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 में 2 और 3 दो कांस्टेंट हैं, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। x प्लस 6 है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। जो x प्लस 6 वाली लीनियर इक्वेशन है, इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है इस वक्त वो 1 है। और जो नीचे 2x प्लस 4 वाली लीनियर इक्वेशन है, इसका लीडिंग कोफिशिएंट हमारे पास 2 है। और अगर वो 2 की जगह पे 0 होगा तो वो इक्वेशन नहीं रहेगी, बल्कि जस्ट सिंपल वैल्यू बन जाएगी। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं क्या होती है हमारे पास। तो एन इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स plus c is equal to 0 called quadratic equation where a b c are real constant। देखिए एन इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ए एक्स के, जैसे कि देखिए मैंने ना कोशिश की है कि मैं डेफिनेशन को इस अल्फाज में लिखूं कि आप कंफ्यूज ना हो। यानी जो मैंने लीनियर की डेफिनेशन की थी, आप देखिए मैंने वही डेफिनेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ अटैच कर दी, ताकि आपने अगर लीनियर की डेफिनेशन के साथ साथ आपकी क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक के साथ साथ लीनियर की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। तो एन इक्वेशन फॉर्म, तो ऐसे इक्वेशन जो इस शक्ल में हो, किस शक्ल में हो, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखें फिर वही बात कि ए बी सी यहाँ पे रियल कांस्टेंट है, और रियल कांस्टेंट का मतलब ये है कि हर बार ए बी सी नहीं रहेंगे, बल्कि जस्ट फॉर्म है उसकी। ठीक है, तो इसमें भी सवाल फिर जहन में आता है कि ये एमसीक्यूज बोर्ड के पेपर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के पूछ लिया जाता है कि a इज इक्वल टू जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो है लीडिंग कोफिशिएंट। अब आपने ये भी याद नहीं रखना कि a इज नॉट इक्वल टू जीरो का कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर ये इक्वेशन बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी लिखी होती तो फिर b इज नॉट इक्वल टू जीरो होना था। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? असल मसला ये लीडिंग कोफिशिएंट का है। जो आपको इस स्क्रीन के ऊपर ये लीडिंग कोफिशिएंट नज़र आ रहा है, असल मसला इसका है। यहाँ पे जो चीज़ एक्स स्क्वायर के साथ आएगी उसको ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ए का कोई कंसेप्ट नहीं है। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने ए लिखा, इसलिए हमने लिख दिया कि इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन अगर ए की जगह पे कोई और लीडिंग कोफिशिएंट आएगा तो फिर हम लिखेंगे कि वो वाला कोफिशिएंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब देखिए ना, बोर्ड की पॉलिसी को अगर देखा जाए तो 50% पेपर आपका कंसेप्चुअल है। तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो ए की जगह पे कोई और वेरिएबल लगा दें। तो आप लोगों ने इस बात को ज़हन में रखना है, लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं जो आपका सबसे बड़ी पावर के साथ आ रहा हो, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर हाँ, अगर हम इसे ज़ीरो करके देखते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि ये वाला पार्ट देखें ज़रा। बिकॉज जहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ ए इज इक्वल टू ज़ीरो, देन देखें ज़ीरो एक्स स्क्र हो जाएगा। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो को एक्स स्क्र के साथ तो वो तो ख़त्म हो जाएगा, बचेगा बी एक्स प्लस सी। तो बी एक्स प्लस सी अगर हम देखें, हम डेफिनेशन किसकी पढ़ रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो मैंने आपसे कहा था कि लीनियर इक्वेशन इस्तेमाल होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो ये आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि जो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, अगर मैं उसका लीडिंग कोफिशिएंट ज़ीरो करता हूँ तो वो एक लीनियर इक्वेशन बन जाती है। तो इसलिए लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट स्टार्ट में बताया था आपको। आप इसकी एग्जांपल देखें, एग्जांपल यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी। तो मैंने इसकी कुछ एग्जांपल लिखी हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीडिंग कोफिशिएंट इसका यहाँ पे 2 है। और अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो जो ये इक्वेशन है इसका भी लीडिंग कोफिशिएंट ज़ीरो नज़र आ रहा है। तो ये तो डेफिनेशन हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्योंकि हमारा इस वक्त जो चैप्टर है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब आगे चलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखते हैं कि क्या क्या है हमारे पास। तो एक तो बात ये है कि मैंने आपको एक वीडियो के अंदर ये पूरा लेक्चर क्लियर करवाना है, ये पूरा चैप्टर क्लियर करवाना है, रिवीजन करवानी है, आपको एग्जांपल्स करवानी है। और एग्जांपल देखें, हमारे पास
जो एग्ज़ाम क्वेश्चन दिए जाते हैं आपकी बुक में, किसी बुक में 8 क्वेश्चंस हैं, किसी में 10 होते हैं, कुछ बुक्स के अंदर 20-30 भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात आपने समझनी है वो बात ये है कि दुनिया जहान के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको लेके करोड़ों क्वेश्चंस जनरेट किए जा सकते हैं। हम हर सवाल को करके, हर सवाल की प्रैक्टिस कर कर के ग्रिप नहीं बना सकते। हमें इसका मेथड सीखना पड़ेगा कि काम कैसे करते हैं। मेथड तब आएगा जब हमारी बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होंगे और बेसिक डेफिनेशन पे ग्रिप होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फॉर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो होती हैं। ये आपका 1.1 चाहे क्लास 10 है, 1.1 के अंदर सवाल भी है, आपने उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म बतानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि आपने बताना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है कि प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रही है। क्वाड्रेटिक फॉर्म जो होती है इसकी दो क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी दो की, एक स्टैंडर्ड फॉर्म और एक प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो पहले हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है जी। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म इधर स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी, ये लिखी हुई है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, ये पहले भी डेफिनेशन भी आई थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए बी सी आर रियल कॉन्स्टेंट, सच फॉर्म इज नाउन एज स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये जो फॉर्म हमारे नज़र आ रही है हमें, ऐसी फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। इस फॉर्म में हमारे पास एक्स स्क्वायर की टर्म होती है, उसका कोफिशिएंट भी होता है, फिर एक्स की टर्म होती है, उसका भी कोफिशिएंट होता है, एक कांस्टेंट टर्म होती है और ये ज़ीरो के इक्वल होती है। तो नीचे कुछ एग्जांपल हैं और एग्जांपल समझना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब कभी भी आपको कोई स्टैंडर्ड फॉर्म देखें, हमारा पहला और दूसरा चैप्टर, दोनों चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस करते हैं, सेकंड चैप्टर भी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जब तक आपको ये नहीं समझ आएगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इसमें ए की जगह पे यानी जो लीडिंग कोफिशिएंट आ रहा है वो कैसे कंपेयर होता है, हम चैप्टर नंबर 2 भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए मैंने एक एग्जांपल नंबर 1 देखें, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें ए एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास क्या आ रहा है, ए आ रहा है एक्स स्क्वायर के साथ। और अगर हम एग्जांपल नंबर 1 में देखें, एक्स स्क्वायर के साथ 2 आ रहा है। यानी यहाँ से हमें इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि एक्स स्क्वायर का जो लीडिंग कोफिशिएंट है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें ए है, और जो ये एग्जांपल लिखी है इसमें 2 है। तो यानी यहाँ पे ए की जगह पे हमारे पास 2 आ रहा है, तो इसलिए हमारा ए 2 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह जब हम एक्स वाली टर्म्स को दोनों के अंदर कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर और जो है हमारी एग्जांपल के अंदर, तो हमें यहाँ से ये पता चलेगा कि हमारा जो बी एक्स आ रहा है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे सर्कुलेट करके दिखाता हूँ, एक ये बी एक्स है, एक ये 3x है। तो आप इन दोनों को देखें, एक्स एक्स तो सेम हो गए, हमारे पास जो b है वो किसकी जगह पे आ रहा है, वो 3 की जगह पे आ रहा है, इसलिए हमारी b की वैल्यू 3 हो जाएगी। और इसी तरह जो लास्ट पे कांस्टेंट बचेगा वो हमारा c होगा। ये स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसी तरह हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट 6 है, और सी जो है जिसके साथ कोई एक्स वेरिएबल इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसका कोफिशिएंट हमारे पास 1 है। इसके बाद आप देखें प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म को हम डिस्कस कर रहे थे, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने डिस्कस की। अब हम देखते हैं प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती हैं। तो प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ऐसी फॉर्म होती है जिसमें हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी लीडिंग कोफिशिएंट हो और सिंपल कांस्टेंट हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज़रा आप थोड़ा सा रिमेंबर करें, ऊपर ही आपके सामने आपको स्क्रीन पे लिखी हुई नज़र आ रही होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें यहाँ पे स्क्रीन पे, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ज़रा गौर से देखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेकिन अगर आप प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं तो उसको देखें ज़रा, उसमें एक चीज़ का फ़र्क आ रहा है। फ़र्क क्या आ रहा है, जो आपके पास बी एक्स है ना वो मिसिंग है, बी एक्स वाली टर्म मिसिंग है। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म पहले ए एक्स स्क्वायर है, फिर बी एक्स है, फिर सी, यानी तरतीब से एक्स स्क्वायर एक्स उसके बाद सिंपल कांस्टेंट। लेकिन अगर हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो उसका हिसाब ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें ऐसे नहीं होता, उसमें ए एक्स स्क्वायर यानी लीडिंग कोफिशिएंट वाली
टर्म आ रही है और इसके बाद सिंपल कांस्टेंट और वो ज़ीरो। इसमें भी ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर आप ये ज़ीरो करके देखते हैं तो ये लीनियर इक्वेशन में जिस तरह से हमने देखा था एक वैल्यू रह जाती है, तो इसमें भी जस्ट एक वैल्यू रह जाएगी। अब हमारे पास दो एग्जांपल मैंने आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होंगी कि दो एग्जांपल्स यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट की हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वन भी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर भी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारे पास। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसको सॉल्व करने के ये कोई छोटा कंसेप्ट नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सिर्फ छोटी क्लासेस के अंदर नहीं, हायर क्लासेस के अंदर भी इसका रोल है, इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास जो मेथड हैं जो हम यूज़ करते हैं वो तीन मेथड हैं। पहले नंबर पे हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है वो मेथड फैक्टराइजेशन का है। फैक्टराइजेशन। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो मेथड है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर है, और जो थर्ड नंबर पे मेथड है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला। बेसिकली इनकी तरतीब भी कुछ इसी तरह से एडजस्ट हुई हुई है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम फैक्टराइजेशन देखते हैं। यकीन करें मेरे पास एफएससी में यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ने आते हैं तो मैं ये ऑब्ज़र्व करता हूँ वो बच्चों को फैक्टराइजेशन करनी नहीं आती। तो जब जैसे जैसे आपका लेवल अप होता जाता है ना, फिर जो चीज़ें आपकी बुनियादी रह गई होती हैं ना, कुछ आप लोग भी हिचकिचाहट और हेजिटेशन फील करना शुरू कर देते हैं। आप खुल के बता नहीं पाते। आप समझते हैं कि अगर हम ऐसी बात करेंगे तो हाँ, हमारी इंसल्ट होगी। तो इस वजह से ना फिर आपके गैप्स ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये फैक्टराइज़ेशन का कांसेप्ट इस कदर पेचीदा बना लिया जाता है कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को ये फैक्टराइज़ेशन नहीं आ रही होती। मोस्टली केसेस में मैंने ये बात ऑब्ज़र्व की है। तो मैंने इसलिए फैक्टराइज़ेशन पे भी एक लेक्चर बनाना ज़रूरी था कि इस लेवल पे ही आप लोगों का ये कांसेप्ट क्लियर हो जाए। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हिट एंड ट्रेल मेथड है। हिट एंड ट्रेल मेथड ये होता है कि आप को कुछ सोचना पड़ेगा और कुछ रिजल्ट उस सोच के बदले में आपको मिलेंगे, और उस उन रिजल्ट में से कुछ रिजल्ट सही होंगे और कुछ रिजल्ट गलत होंगे। जो रिजल्ट सही होंगे वो आपका सोल्यूशन होगा, और जो रिजल्ट गलत गलत होंगे वो हम उसको निगलेक्ट कर देंगे। आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करें जो आपको एक एग्जांपल नज़र आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो मैंने ना इसके रूल्स आपको बताता हूँ। अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, यानी ये जो हमारे पास इक्वेशन है हम इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो हमारे पास जो लीडिंग कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर उसके साथ आता है ए, तो वो यहाँ पे वन है। पी वाला जो कोफिशिएंट है वो माइनस वन है, और जो सी वाला कोफिशिएंट है वो माइनस सिक्स है। तो ये आपको नज़र आ गया स्क्रीन के ऊपर। अब रूल्स को देखें ज़रा, ये रूल्स के ऊपर फोकस करें। ये हमारे पास रूल्स हैं। रूल्स बेसिकली क्या है? रूल ये है कि आपने ए और सी, यानी जो ए का कोफिशिएंट आया, ए की जगह पे जो नंबर आ रहा है कांस्टेंट, और एक सी कांस्टेंट आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, एक रीडिंग आपको मिलेगी जो कि इस क्वेश्चन के अंदर माइनस सिक्स है। इसको आप नोट कर लें। और जो सेंटर में आपके पास एक रकम बी बच जाता है उसको भी नोट कर लें, जो कि यहाँ पे माइनस वन है। अब मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ बताता हूँ। ज़रा पॉसिबिलिटीज़ देखिए ज़रा। मैंने आपको बताया था मेथड का नाम क्या है, हिट एंड ट्रिल मेथड। तो मैंने बताया हिट एंड ट्रिल मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हमारे पास से कुछ पॉसिबिलिटीज़ हमने कवर करनी होती हैं। उनमें से कुछ पॉसिबिलिटीज़ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जो हमारे पास सही होती हैं, और कुछ पॉसिबिलिटीज़ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जो हमारी सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं होती, हमने उसको निगलेक्ट कर देना होता है, रद्द कर देना होता है। तो अब देखें, मैंने ऐसे नंबर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जाए, यानी AC को हमने मल्टीप्लाई किया है ना, तो दो नंबर्स ऐसे देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर सिक्स सिक्स आए। फिलहाल माइनस सिक्स आप रहने दें, पहले आप ये देखें कि वो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से सिक्स आ जाए। माइनस वाली एडजस्टमेंट मैं आपको बाद में समझाता हूँ कि माइनस या प्लस आ जाए तो वो आपने कैसे एडजस्ट करना है। उसके लिए भी एक टिप है, बड़ी ही वैलिड टिप है, वो आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी उसकी भी। तो पहले आप देखें कि अगर मैं वन और सिक्स को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन वाला रूल तो पूरा हो जाएगा, नंबर सिक्स आ जाएगा। लेकिन जो हमारा बी है, बी ऐसा होना चाहिए कि अगर जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है उन्हीं दो नंबर्स को जमा या माइनस किया जाए, कोई भी पॉसिबिलिटीज़ ट्राई की जाए, तो वो जो नंबर है हमारे पास वो बी के इक्वल आना चाहिए। अब देखें मल्टीप्लाई तो कर दिया वन और सिक्स को, सिक्स आ गया, लेकिन जब मैं जमा करता हूँ, मैं दोनों नंबर जमा के ले लेता हूँ, वन भी जमा का
और जो 6 भी है उसको भी प्लस का, तो दोनों को ऐड करते हैं 7 आ जाएगा, -1 नहीं आएगा। फिर मैं दोनों में से एक नंबर प्लस का एक माइनस का लेता हूँ, फिर भी -1 नहीं आएगा। आप +1 -6 +1 +6 -1 +6 -1 -6 ये चारों पॉसिबिलिटीज़ करके देख लें, किसी तरह आपका आंसर -1 नहीं बनेगा। इसका मतलब ये जो पहला मैंने ब्रेन में मेरे पहला आइडिया आया था, ये फ़ॉल्स हो गया। अब मैं दूसरा आइडिया यहाँ पे जनरेट करता हूँ जो कि है 2 मल्टीप्लाई। देखिए 2 और 3 को भी मल्टीप्लाई करें तो 6 तो आता ही है ना। और यहाँ पे कमाल की बात ये है 2 और 3 का डिफरेंस भी 1 होता है। तो अगर मैंने 3 को 2 में से माइनस किया तो मेरे पास -1 नहीं आएगा, +1 आएगा। तो ये जो ये पॉसिबिलिटीज़ है ना, ये देखें अब मैं भी तो देखिए ना ऐसे ही चेक कर रहा हूँ ना, मेरे पास कोई जादू तो नहीं है, मैं भी सब कुछ चेक कर रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग चेक करने में घबरा जाते हैं, वो कहते हैं जी एक बार चेक किया आंसर नहीं आया, कितनी बार चेक करें? लेकिन यकीन करें पहली बार आप करेंगे टाइम लगेगा, दूसरी बार करेंगे टाइम लगेगा, लेकिन जैसे आप 2-3 बार कर लेंगे इस चीज़ को, समझ जाएँगे ना, तो फिर आपका टाइम लगना बंद हो जाएगा। इधर देखिए अब इस पॉसिबिलिटीज़ को देखें, अगर मैं 2 में से 3 माइनस कर दूँ तो बड़ी रकम की अलामत आनी होती है, मेरे पास -1 आएगा। और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो -6 भी बनेगा। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जो मल्टीप्लिकेशन में माइनस वाली एडजस्टमेंट है, वो रहने दें। जब आपको आपके प्लस माइनस करने से नंबर मिल जाया करेंगे, वो जो माइनस की एडजस्टमेंट है वो ऑटोमैटिकली आपकी खुद ब खुद हो जाया करेगी। तो देखें ये काम एट अ टाइम आपके ब्रेन में होना चाहिए। ये स्टार्टिंग में ये जो काम आपको स्क्रीन पे ये सारा काम नज़र आ रहा है ना, ये काम आप लोगों के ब्रेन में होना चाहिए। ये कैसे होगा? ये आप लोगों की प्रैक्टिस है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप लोगों का काम सही हो जाएगा। अब तो मैंने 2 फैक्टर ढूँढ लिए, एक -3 था, एक +2x था। तो अब मैंने इन दोनों फैक्टर्स को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, यानी जो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ रहा था, आप इसको इस लाइन को देखें ज़रा गौर से। तो मैंने -x की जगह वहाँ पे जनरेट किए थे, उनको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट प्रोसीजर आपने क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसीजर आपने ये करना है, पहले इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकालना, फिर इन दोनों नंबर्स में से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकालना। सो इन दोनों नंबर्स में से जो कॉमन आ रहा है आपने उन दोनों को कॉमन निकाल लेना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x में कोई कांस्टेंट टर्म तो कॉमन है नहीं, तो सिर्फ x कॉमन में आएगा, तो मैंने x को कॉमन निकाल दिया। तो जब x कॉमन निकाला, पहले था एक्स स्क्वायर, तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास पहली टर्म में से x बचेगा, और जब 3x में से -3x में से x चला गया तो बाकी हमारे पास सिर्फ माइनस का 3 रह जाएगा। इसी तरह अगर हम इस वाले पार्ट को देखें ज़रा, ये वाला पार्ट जो है, इस पार्ट में हमारे पास 2x-3 है। तो 2 और 6 ये एक सेम टेबल में देखें, 2 जो है वो 6 को डिवाइड कर देता है, तो इसलिए इन दोनों में एक सेम कांस्टेंट है। तो इसलिए वो जो सेम कांस्टेंट 2 है, हम उसको एज अ कॉमन बाहर लेंगे, और जो 2 क्योंकि x के साथ 2 था, 2 बाहर चला गया तो यहाँ पे सिंपल x रह जाएगा, और इसी तरह जो 6 है इसमें से भी 2 डिवाइड होके बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल -3 रह जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट टिप भी है और ट्रिक भी है, वो ये है कि आपके ये दोनों फैक्टर सेम आने चाहिए। फैक्टराइजेशन में बहुत ज़रूरी है, आपका सवाल गलत हो जाएगा अगर ये दोनों फैक्टर आपके सेम नहीं आते। तो ये दोनों फैक्टर सेम बनाने के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने इसमें देखिए कॉमन आ रहा है। अब इस लाइन पे ज़रा फोकस करें, इस लाइन के ऊपर। इस लाइन में ये वाला पार्ट, ये जो आपका x-3 है, और ये भी पार्ट x-3 है, ये दोनों में कॉमन है। मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ, और अगर इस पार्ट में से देखूँ तो मेरे पास बचेगा x, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इस पार्ट में देखूँ तो मेरे पास बचेगा +2, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह से हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये फैक्टराइजेशन, इससे फैक्टराइजेशन कहते हैं। देखिए आपकी जो एक सिंगल एक्सप्रेशन था उसको हमने दो पार्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, एक पार्ट आपका ये है, एक पार्ट आपका ये है। तो ये हमारे पास बेसिक फैक्टराइजेशन है, जब आपका एक्सप्रेशन दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है x+2। अब देखिए जीरो के इक्वल है, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो x+2 जीरो होगा या x-3 जीरो होगा। अगर x+2 जीरो है तो आपका रूल पता है, x+2 है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस में माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी तरह जो x=x-3 है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस चैप्टर के अंदर सॉल्यूशन सेट बहुत अहम है, हर क्वेश्चन के एंड पे आपने सॉल्यूशन सेट लिखना है।
तो ये थी फैक्टराइजेशन की एग्जांपल मैंने आपके सामने सॉल्व की। अब हम दूसरी एग्जांपल को देखते हैं। अब उम्मीद है कि मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया है आपको, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ भी आई होगी। तो ज़रा आप इस एग्जांपल को देखें और इसकी पॉसिबिलिटीज़ को देखें। पहला स्टेप देखें, हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ रहा है 2x² प्लस एक्स माइनस सिक्स। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। तो जब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और c इज इक्वल टू माइनस सिक्स आ जाएगा। तो रूल क्या है, आपने a को c से मल्टीप्लाई करना है। ये अगर आप यहाँ पे माइनस लिख भी लेंगे ये कोई मिस्टेक नहीं है, ये एडजस्टमेंट एंड पे हो ही जानी होती है। जब आपको फैक्टर मिल जाएंगे तो इस हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं इसकी। तो यहाँ पे देखें हम हमारे पास माइनस का 12 आ रहा है, और दूसरा हमारे पास b इज इक्वल टू 1 भी आ रहा है। तो फिर मैंने अपने हिट एंड ड्रिल मेथड में पहली पॉसिबिलिटी सोची। तो मेरे जहन में ख्याल आया कि यार एक को 12 से अगर ज़र्ब किया जाए तो 12 बनता है। लेकिन 12 के साथ साथ मेरे जहन में ये भी ख्याल आया कि मैं इसके साथ प्लस या माइनस कोई भी पॉसिबिलिटी अटैच कर दूं, इसने किसी भी सूरत वन नहीं आना, जैसे कि हमने ऊपर चेक किया था। तो फिर अब मैंने कहा नहीं, अब मेरे ज़हन में मैंने ये वाला जो पहला आइडिया आया था ये फ्लॉप हो गया। अब मैंने दूसरा आइडिया सोचा। दूसरे आइडिया में मैंने ये किया कि मैंने 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया। अब मैंने 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 आया। अब नेक्स्ट कंडीशन ये थी कि मैंने ये करना था कि मेरे पास जो 4 को मल्टीप्लाई करें अगर हम 3 के साथ 12 तो आ रहा है, लेकिन 1 भी तो आना चाहिए। तो यानी दोनों में से एक नंबर को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो क्योंकि प्लस का वन मुझे बी का आंसर प्लस वन में चाहिए, इसलिए बड़ी रकम मैं वो लूँगा जिसके साथ प्लस आ रहा है। तो आप देखें यहाँ पे मैंने बड़ी रकम यानी 4 प्लस के साथ ली ताकि मेरे पास प्लस का वन आए। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ नीचे ही, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ तो -12 भी आता है। यानी ये वो दो नंबर हैं जहाँ पे मेरी तमाम बातें पूरी हो रही हैं। तो यहाँ पे भी मैंने यही किया, इन दो नंबर्स को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। जब मैंने इन दो नंबर्स को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया तो मेरे पास एक्सप्रेशन कुछ यूँ बन गया, 4x माइनस 3 माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। तो अब पहले वाली बात कि मैंने आपसे कहा था हमने कुछ कॉमन निकालना है। कॉमन क्या निकालेंगे, इस वाले फैक्टर के अंदर से, इस वाले फैक्टर के अंदर से क्या कॉमन आ रहा है, कौन सा 2 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पे जो है 2x जो है उसको कॉमन में ले लिया, यहाँ पे आपको नज़र आ सकता है। और इसी तरह जब मेरे पास दूसरा फैक्टर ये वाला था, इसमें देखिए -3 कॉमन आ रहा है। ये भी आपने ख्याल करना है कि अगर पहले नंबर के साथ माइनस हो तो आपने कॉमन में माइनस को बाहर निकाल देना है। तो इस वाले फैक्टर के अंदर हमारे पास -3 कॉमन में आ रहा था इस जगह पे। तो जब हमने -3 कॉमन लिया नीचे के स्टेप में, तो हमने देखा कि हमारे पास -3 कॉमन लेने से अंदर बच जाएगा x, और 3 2 6 होता है, इसलिए फैक्टर में x+2 आ जाएगा। तो x+2 वाला फैक्टर देखें दोनों साइडों पे सेम आया, मैंने आपको बताया था। फिर आपका सवाल सही है, फैक्टराइजेशन ठीक हुई है, आपने यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं की। तो आपके फैक्टर सेम आने चाहिए, और अगर आपका फैक्टर सेम आ गया तो उन दोनों फैक्टर्स को आपने एक कॉमन में निकाल लेना है। इधर कॉमन आ रहा है ना दोनों के अंदर, और इधर से हमारे पास जो 2x बचेगा वो इधर लिख दिया, और यहाँ पे जो नंबर बचा उसको इसमें लिख दिया। तो यहाँ से इस तरह से हमारे पास दो फैक्टर बन जाएंगे। नेक्स्ट काम वही है कि पहले इस फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो जाएगा। और जब इसको देखेंगे ये वाले पार्ट को, x+2 था इधर आके माइनस हो जाएगा। सॉल्यूशन साइड लिखेंगे, हमारा यहाँ से आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो हमारे पास फॉर्म होती हैं ये दो तरह से होती हैं। इसकी जो हमारे पास फॉर्म है, पहली फॉर्म होती है स्टैंडर्ड फॉर्म और दूसरी फॉर्म होती है प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमने देखा, फैक्टराइजेशन देखे, फैक्टराइजेशन हम इसका मेथड, तीन मेथड हैं, उसमें से पहला मेथड फैक्टराइजेशन है जो हम कर रहे हैं। तो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन जो हैं उनकी फैक्टराइजेशन के बारे में बताया। अब हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आसान है उसकी निस्बत स्टैंडर्ड फॉर्म की निस्बत।
तो आपको स्क्रीन पे एग्जांपल नज़र आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस वन है। अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो आप वन को दूसरी साइड पे ले जाएं, दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लें, क्योंकि जब अंडर रूट खत्म होता है तो प्लस माइनस वन आता है, तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास इसका आंसर प्लस माइनस वन आ जाएगा। तो फैक्टराइजेशन जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है वो आसान ही है, इतनी मुश्किल नहीं है। अब हम बात करते हैं सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। देखिए दो चीज़ें हैं, फैक्टराइजेशन फॉर प्योर क्वाड्रेटिक। अगर आपके क्वेश्चन के ऊपर लिखा आ जाए सॉल्व, तो आप आज़ाद हैं, आप जिस मेथड से चाहें उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने उसको सोल्यूशन करना है, जैसे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, मुझे ये आसान लगा मैंने कर दिया। लेकिन अगर वो क्वेश्चन पेपर में स्पेसिफिक आ जाए कि भाई सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, तो फिर उसको फैक्टर्स बना के करना ज़रूरी है। तो जैसे कि ये कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर स्टूडेंट करते हैं, तो मैंने इसलिए भी ये क्वेश्चन दोनों एग्जांपल्स इकट्ठी लिखी हैं ताकि आप लोग कंपेयर कर सकें दोनों एग्जांपल्स को टैकल कैसे करना है। देखें क्वेश्चन वही है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, लेकिन स्टेटमेंट बदल गई है। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन तब होगी जब ये दो पेयर्स के अंदर डिवाइड होगी। अगर ये दो पेयर्स के अंदर नहीं जाती तो इसका मतलब फैक्टराइज नहीं हो रही, सॉल्व तो हो जाएगा। सॉल्व, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड है, लेकिन मेथड हम अपनी मर्जी वहाँ पे कर सकते हैं जहाँ पे हम पे कंडीशन नहीं लगाई जाएगी। अगर लाहौर बोर्ड में आपको पेपर में कोई या किसी भी बोर्ड में क्वेश्चन आता है और उसमें कोई कंडीशन स्पेसिफाई कर दी जाती है, तो अगर आप उस कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं करते, चाहे आप सवाल ठीक ही कर रहे हैं किसी और मेथड से कर रहे हैं, तो उसका आपको कोई भी मार्क्स अवार्ड नहीं होगा। तो ये स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नज़र आ रही है। तो फैक्टराइजेशन कैसे करनी है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन के लिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड फार्मूला ये है जो मैंने लिखा है। तो ये फैक्टराइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे याद रख लें। ए स्केयर माइनस बी स्केयर, नाइन्थ में भी आपने पढ़ा था, ए प्लस बी हो जाएगा और ए माइनस बी की इक्वल होता है फार्मूला। तो यहाँ पे देखें एक्स स्केयर और वन एक क्योंकि फंडामेंटल आइडेंटिटी है, आप वन का स्केयर ले लें तो वो भी तो वन के इक्वल ही आना है। तो इसलिए ये कोई इतना मुश्किल बात नहीं है, जो आपको समझना है कि एक्स स्केयर के बाद ये वन का स्केयर कहाँ से आया। तो अब देखें अगर एक्स स्केयर भी है और माइनस वन स्केयर भी है तो ये फॉर्म बन गई ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली। तो अगर ये फॉर्म बन गई तो ये इक्वल होगी, दोनों के दरमियान में पहले एक बार प्लस आएगा और फिर माइनस आएगा। उसके बाद उसी तरह जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं कि एक पॉसिबिलिटी ये वाली बन जाएगी, एक पॉसिबिलिटी ये बन जाएगी, दोनों को अलग अलग ज़ीरो रखेंगे। जब एक्स प्लस वन को ज़ीरो रखेंगे तो वो हमारे पास x माइनस वन आ जाएगा, और जब x माइनस वन को ज़ीरो रखेंगे वो हमारे पास x इज़ इक्वल टू वन आ जाएगा। और इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा? इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास वन माइनस वन आएगा। तो ये थी आज की हमारी लेक्चर की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो नेक्स्ट है जो दो मेथड रह गए हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो गई है, तो जो दो मेथड आपके रह गए हैं, कंप्लीटिंग स्केयर वाला और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला, तो वो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको इंशाल्लाह डिस्कस करवाऊंगा।